नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बेहतरीन सेशन में अपडेट प्राप्त करने के लिए। और सेशन यह है कि इजराइल और हमास के बीच छिड़ा युद्ध, जिसमें कि गाजा पट्टी से निकलकर आए हमास के आतंकियों ने इजराइल के अंदर घुस करके जो आतंकी और कायराना हरकत करते हुए बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं के साथ अत्याचार करते हुए जिस प्रकार से हमला किया, उस हमले की प्रतिक्रिया में इजराइल ने जो किया, उससे अब यह बड़ा सवाल बन रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री का बयान, जिसके मायने हैं कि शुरू तुम किए थे, अब खत्म हम करेंगे, इसका अर्थ क्या निकाला जा रहा है। लोगों में, मीडिया में इस विषय की चर्चा है कि क्या जिस प्रकार से पहले इजराइल ने दुनिया के बहुत से देशों के हिस्से पर कब्जा कर लिया था उस 6 दिवसीय वॉर के अंदर, क्या उसी तर्ज पर अब क्या गाजा पट्टी के ऊपर कब्जा करने वाला है इजराइल। आज के सेशन में चर्चा करेंगे। और दुनिया में किस देश के द्वारा किस तरह से इजराइल के पक्ष में समर्थन दिया गया, भारत के और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच में किस प्रकार की टेलीफोनिक वार्ता हुई, सारी बातें आज के इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमने हर दिन आपके सामने इजराइल के ऊपर एक सेशन किया है। आप जाकर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आप लोगों को अपडेटेड है कि किस प्रकार से हमास से निकलकर आतंकियों ने हमला किया इजराइल के अंदर, गाजा पट्टी से आए, बॉर्डर तोड़े, बॉर्डर तोड़ करके अंदर घुसे, पैराग्लाइडर से उड़कर आए, पानी से निकलकर आए, सुरंगों में से घुसकर आए। जिस भी तरीके से वो लोग अंदर आए, गाजा पट्टी से वो इजराइल में भीड़ भड़क्के की तरह एंट्री कर गए। ऐसी स्थिति में जब वो इजराइल में घुस गए हैं तो इजराइल का न्यूज़पेपर लिखता है, जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस हैं, उनका कहना है कि गाजा बॉर्डर फाइनली सील्ड, बॉडीज ऑफ 1500 टेररिस्ट फाउंड इनसाइड इजराइल। मतलब समझिएगा कितनी बड़ी संख्या में हमास के आतंकी बॉर्डर को तोड़कर इजराइल में घुसे थे। और उसके बारे में फोर्सेस कह रही हैं कि 1500 की बॉडी, यानी डेड बॉडी, इजराइल में पाई गई है। मतलब उन्हें मार दिया गया है और बॉर्डर सील कर दिया गया है। अर्थात जिस बॉर्डर को तोड़कर वो अंदर घुसे थे, उस पर पुनः इजराइल ने अपनी तरफ से कब्जा स्थापित करते हुए बॉर्डर को पूरी तरह चाक चौबंद बंद कर दिया है, यानी उसकी तरफ से एंट्री बंद हो गई है। इसी बीच में नेतन्याहू का कॉल आता है, यानी कि प्रधानमंत्री के पास, लेकिन उससे पहले मीडिया में उनकी तरफ से पंक्तियां आती हैं। और वो क्या है? शुरू उनने किया था, खत्म हम करेंगे। और जब इस प्रकार की वार्निंग आती है और उनके द्वारा दिखाया जाता है दुनिया को, तस्वीरें दिखा दिखा करके कि देखिए हम बड़ी आसानी से और सभ्यता से जी रहे थे, हमास के आतंकी हम पर आए, अब उसका परिणाम कैसा होगा। बकायदा बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा आज शाम 4:30 बजे अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके गाजा पट्टी में हुए हमलों की तस्वीरें दुनिया भर में जारी की गई कि देखिए अब हमारी एयर फोर्सेस जाकर के इनके रिहायशी इलाकों में भी अटैक कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, देखिए ये माना गया है कि जब भी कोई दो दुश्मन आपस में एक दूसरे के खिलाफ होते हैं तो इन तीनों को, क्योंकि ये सभी वल्नरेबल हैं, इनको छोड़ करके काम किया जाता है। यानी पुरुषों के साथ और सेना के साथ असल में लड़ाई लड़ी जाती है। इवन सबसे पहली लड़ाई सैनिकों के साथ लड़ी जाती है। लेकिन चूंकि यह कायराना हरकत है, इस हरकत में महिलाओं को, बच्चों को ढाल बनाया गया है और ढाल बना करके उनका उपयोग मानव शील्ड बनाने में किया गया है। और तो और उनके साथ बार्गेनिंग करने में किया गया है कि यदि आपको अपने लोग चाहिए तो हमारे इतने लोग छोड़िए। अच्छा, ऐतिहासिक रूप से एक बात इनसे गलती हुई है इजराइल से पहले भी, कि इन्होंने अपने इजराइलियों की एवज में कुछ फिलिस्तीनियों को जेल से छोड़ा था। अब ये लोग 150 से अधिक लोगों को अपने पास लेकर बैठे हैं जो कि इजरायली हैं। ऐसी स्थिति में ये इनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है। नेतन्याहू ने कहा है तुम जो करना चाहते थे वो तुम अब कर चुके हो, अब बारी हमारी है और हम अब कितने लोगों को कहां कहां मारेंगे वो अब तस्वीरें जारी करके बेंजामिन नेतन्याहू गाजा पट्टी पर होते हुए हमलों की फोटो जारी कर रहे हैं। जंग थोपने पर कह रहे हैं कि खात्मा करने का प्लान हमारा है। अब तक 1665 लोगों की इस युद्ध के अंदर मौत हो चुकी है। बहुत सारे पत्रकार इस तरीके से भी आजकल इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि लोग इस जंग का जश्न मना रहे हैं। कई पत्रकारों की समझ थोड़ी ढीली हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी आइडियोलॉजी या मतलब बातें चल नहीं पा रही हैं। वास्तविकता में लोग जंग का जश्न नहीं मना रहे हैं, आतंक के मुंहतोड़ जवाब का जश्न मना रहे हैं। जिस प्रकार से महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसके खिलाफ जो रिटेलिएशन हुआ है
वो हर मानव के मन में है कि ऐसे दानवों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। जिन्हें जंग में जश्न नजर आता है, भारत जैसे देश तो शांति प्रिय देश ही कहलाते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर पर भी हम पीस की, डिप्लोमेसी की और डायलॉग की बात ही करते हैं। लेकिन जब महिलाओं और बच्चों को आप अपनी हवस का, अपने निर्दय गैर मानवीय कृत्यों का अगर आप इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं, तो शायद ही मानवता आपके हित के बारे में विचार करेगी। और जो लोगों में युद्ध के नाम पर जश्न है, वो आपको जश्न नहीं, वो बदले के रूप में दिखाई देना चाहिए। और फिलहाल यहां पर भी कुछ ऐसा ही देखा गया है। साथियों, 1665 लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। इजराइल में 900 लोग मारे गए हैं, 2300 लोग घायल हुए हैं। वहीं गाजा पट्टी में 140 बच्चे, 120 महिलाओं समेत 765 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। देखिए, जब युद्ध होता है या बम गिरता है तो वो देखकर या सेलेक्ट करके नहीं करता है, लेकिन हमास के आतंकियों ने सेलेक्ट करके बच्चों को और महिलाओं को उठाया और उन्हें पब्लिकली लोगों के सामने इस प्रकार से घुमाया, जिसकी वजह से लोगों को यह दिखाई दे कि बच्चों में जो डर है, महिलाओं में जो डर है, वो इजराइल की कमजोरी है। उन्हें रोता हुआ, चीखता हुआ, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए फोटो और तस्वीरें डालना इजराइलियों के कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए किया गया प्रयास है। और ऐसी स्थिति में इजरायली एयरफोर्स के द्वारा की गई कार्रवाई दुनिया भर से समर्थन प्राप्त कर रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आतंक का जब भी इस प्रकार से दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग क्या मतलब, आतंक का तो कभी सदुपयोग हो ही नहीं सकता, लेकिन आतंकी घटनाएं जब भी होती हैं तो उस पर दुनिया एक्सपेक्ट भी इसी प्रकार का रिटेलिएशन करती है। तस्वीरें बयान है कि इजराइल और गाजा पट्टी के बीच चल रहा, हमास के बीच चल रहा यह संघर्ष बहुत सारे ऐसे बेकसूरों की जान लेगा जिन्होंने कभी इस युद्ध की प्लानिंग भी नहीं की थी। संभवतया गाजा पट्टी के अंदर छिपे हुए हमास के आतंकी इस हमले में हो सकता है ना मारे जाएं, हो सकता है वो अंडरग्राउंड कहीं अपनी सुरंगों में छुप जाएं, लेकिन वो अपनों की जो कीमत चुका रहे हैं उसको शायद ही कभी कोई समझा पाएगा। खैर, इस विषय पर और भी आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के अंदर फिलिस्तीनियों के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में खड़े होकर के जूस को गालियां निकाली गई और यहूदियों के लिए कहा गया कि इन्हें तो डालकर गैस चैंबर में ही मार देना चाहिए। इस प्रकार से दुनिया के लोग अब इस घटना को लेकर के बटे हुए हैं। जो लोग कह रहे हैं कि युद्ध का जश्न है, कुछ लोग हमास का जश्न मना रहे हैं कि हमास ने किस तरह से इजराइल को नुकसान पहुंचाया, तो कुछ लोग इस बात का जश्न मना रहे हैं कि इजराइल ने कैसे मुंह का चखाया। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर के समय कोई भी मैच की तरह नहीं ले रहा था, लेकिन फिलहाल यह पूरी घटना एक प्रकार से वर्ल्ड कप से भी ऊपर टीआरपी पा रही है। ऐसा लग रहा है कि लोग वर्ल्ड कप से ज्यादा न्यूज अब इसके बारे में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि गाजा और इजराइल में क्या चल रहा है। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है लोगों का आतंक के खिलाफ नफरत, कट्टरता के खिलाफ नफरत। लोग इसको देखते हैं कि किसी एक कारण से, किसी एक वजह से आप अगर ऐसे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं जिनका किसी भी तरह से आपके संघर्ष में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, बच्चों को तो पता ही नहीं है ना कि अल्टीमेटली देश आपस में लड़ क्यों रहे हैं। महिलाएं जो कि पहले से बच्चों की केयर में इन्वॉल्व हैं, उन्होंने कभी आप लोगों के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं किया है। अगर ऐसा है भी तो आप इसकी परिणति देख सकते हैं कि दुनिया बट चुकी है। दुनिया आतंक के खिलाफ और आतंक के साथ के नाम पर बट चुकी है। हमास के समर्थन में वो लोग आ रहे हैं जो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, और वो लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते करते आतंक का समर्थन करने लग रहे हैं। और यही कारण है कि दुनिया में बहुत से देश आतंक के ही पालनहार हो जाते हैं। दुनिया भर में आतंक के नाम पर पर्याय बना तालिबान हो या आईसिस हो या हिजबुल्लाह हो या लश्कर तैयबा हो या फिर आज आपका हमास हो, इन सभी को राजनीतिक संरक्षण जिन्हें अपनी रोटियां सेकनी हैं उन्हीं की वजह से मिलता है। और आप देख सकते हैं कि इसकी कीमत एक आम नागरिक को, जिसका कोई भी इस बात से वास्ता नहीं है, उसे चुकाना पड़ता है। आतंक एक शॉर्टकट तरीका बन गया है जिसमें डिफाइंड रूल के अनुसार कार्य नहीं करना पड़ता। खैर, फिलहाल के लिए इजराइल के द्वारा अपने लेवल पर सारे जो बॉर्डर्स हैं उन्हें सील कर लिया गया है। बाय द वे, इसमें हम थोड़ा और डिटेल में अभी थोड़ा आपको आगे लेकर चलेंगे। इससे पीछे छोटी सी क्विक इंफॉर्मेशन है जो आपको साझा करनी है मुझे, और वो ये है कि हम लोग आप लोगों के लिए जिस प्रकार से आरएएस प्री का बहुत अच्छा तरीके से तैयारी करवाए थे हमारे अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, उसी तरह से मेंस के लिए भी हम बैच लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और
इस नवरात्रि से हम आपके नए एडमिशंस आरएएस फाउंडेशन बैच में लेने वाले हैं। तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नवरात्रि के प्रथम दिवस से ही हम आपके बैचेस में एडमिशन शुरू कर देंगे और सेम डे से ही क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। संभवतः क्योंकि हमने एक्चुअली नवरात्रि के अंदर ही प्लान किया है एडमिशंस को ओपन करना, तो तैयार हो जाइए, जल्दी ही आरएएस फाउंडेशन बैच आ रहा है और उसके पीछे पीछे बहुत सारे इस नवरात्रि में त्योहारों की शुरुआत नवरात्रि में होने वाली है अपनी पाठशाला पर। अपनी पाठशाला पर आरएएस मेंस के नोट्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध हैं, और तो और फाउंडेशन के भी सभी नोट्स अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें आप जब ऑर्डर करेंगे विद इन 7 डेज आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगे। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर और विंडो ऐप पर उपलब्ध है। हमारा कॉल सेंटर सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक आपके लिए उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। हमास के खिलाफ जंग के चौथे दिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, यानी उनकी तरफ से फोन आया। इसका अर्थ यह है कि वो भारत के लोगों के प्रति अपनी थैंक यू बोलने के लिए, कि जो समर्थन इंडिया के द्वारा दिया गया है इस आतंक के खिलाफ इजराइल का, उसका वो धन्यवाद कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो भारत के लगभग 18,000 लोग इजराइल में फंसे हुए हैं, उनके बारे में भी भारत के प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से सूचना दे रहे थे। कहा कि भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ हैं, हम हर तरह से आतंकवाद के खिलाफ हैं। इसी के चलते प्रधानमंत्री के द्वारा ट्वीट करके सूचना दी गई कि आई थैंक प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू फॉर हिज फोन कॉल एंड प्रोवाइडिंग अपडेट ऑन ऑनगोइंग सिचुएशन। पीपल ऑफ इंडिया स्टैंड फर्मली विद इजराइल in this difficult hour. India strongly and unequivocally condemn terrorism in all its form and manifestation. इसी के कारण से भारत का यह लाइन बहुत जगह पसंद किया गया। इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने धन्यवाद दिया, इजराइल के जो भारत के अंदर नायर गिलोन है एम्बेसडर, उन्होंने धन्यवाद दिया, और सब लोगों ने इस बात को बहुत अच्छे से रखा कि भारत ने बिना किसी तरह गुरेज के सीधा सीधा इजराइल को अपना समर्थन सरकारी तौर पर दे दिया है। मेरे प्यारे साथियों, भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी बताया कि प्रधानमंत्री की बात बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई थी। इजरायली सेना ने घोषणा करके बताया कि उसने गाजा बॉर्डर पर कब्जा कर पूरी तरह उसे सील कर दिया है। रात भर में गाजा में 200 जगहों पर स्ट्राइक की गई। वहीं अब तक हमास के 1500 लड़ाके मारे जा चुके हैं। इजराइल में 123 सैनिकों की मौत हुई है। इसी बीच में दुर्घटनापूर्ण बात यह है कि थाईलैंड के जो 18 नागरिक वहां फंसे थे, जिन्हें हमास ने अपना बंदी बना लिया था, उनकी मौत हो गई है। कई और लोग लापता हैं। साथियों, ये जो कोलेटरल डैमेजेस हो रहे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आप लोगों को परेशान देख रहे हैं, असल में बहुत सारे विदेशियों का जो अपहरण हुआ है उससे लोगों में बड़ी व्याकुल है। लोग बड़े व्याकुलता के साथ इस चीज को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप यहां पर देख सकते हैं, वी आर कंप्लीटिंग सीज ऑन गाजा, यानी गाजा को पूरी तरह अब एक तरह से सीज कर दिया गया है। ये पकड़िए बॉर्डर, यहां पर ना पानी जाएगा, ना लाइट जाएगी, ना खाना जाएगा, किसी प्रकार का कट। इंटरेस्टिंगली अगर आप गाजा का मैप देखेंगे तो आपको यह दिखाई पड़ेगा कि गाजा जो है ना, वो अगर इजराइल के मैप को देखोगे तो यहां पर कॉर्नर पर इस तरह से है। यहां पर समुद्री मार्ग है और साथ में यहां पर इजिप्ट जुड़ा हुआ है, इजराइल जुड़ा, मिस्र जुड़ा हुआ है। मिस्र के द्वारा गाजा को ट्रक भर भर के सामान भेजा जाता था। गाजा के पास में जो सामान आता था असल में वो इजिप्ट के रास्ते आता था। इजराइल ने उठा करके इजिप्ट को भी धमका दिया है, कह दिया है कि अगर आपने यहां से इनको किसी भी प्रकार की मदद भेजी तो बुरा हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम तुम्हारे ट्रकों को निशाना बना देंगे, पहले ही कह रहे हैं। इजिप्ट वो है जो पहले ही इजराइल से हार कर बैठा हुआ है। वो पहले ही जानता है कि ये हमारे बड़े हिस्से पर, विशेष रूप से सिनाई पेनिनसुला पर इजराइल ने पहले ही कब्जा कर लिया था 6 दिवसीय लड़ाई के अंदर। ऐसी स्थिति में इजिप्ट ने साफ साफ कहा है कि हम किसी भी प्रकार से गाजा को सहायता नहीं भेज रहे हैं। हां, मानवीय सहायता के नाम पर दुनिया भर के लोग आने वाले कुछ ही दिनों में यूएन की तरफ से भी स्टेटमेंट आने लगेंगे कि गाजा में उन लोगों का क्या हुआ जिनका कसूर नहीं था, उन्हें खाना भेजा जाना चाहिए, उन्हें पीने का पानी भेजा जाना चाहिए, वस्त्र भेजे जाने चाहिए, वगैरह वगैरह। थोड़े दिन में मानवीय मिशन शुरू हो जाएंगे, रेड क्रॉस के मिशन शुरू हो जाएंगे, यूएन के मिशन शुरू हो जाएंगे, और वो संभवतः या तो समुद्री मार्ग पकड़ेंगे या फिर इजिप्ट वाला मार्ग पकड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले इजराइल बहुत ही आक्रामक रवैये से काम कर रहा है, एक ही लाइन के साथ कि हम पर जंग थोपी गई है और हम इसे खत्म कर करके ही जवाब लेंगे। आप इधर देख सकते हैं, ये सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का हिस्सा है, मिस्र का हिस्सा है। यहां से गाजा के अंदर मतलब जो भी अभी तक रसद आपूर्ति की जा रही है उसको अभी इजराइल ने पूरी तरह धमका दिया है। अब इस बात से एक अंदाजा और निकलता है, और वो ये है कि संभवतया आने वाले समय में ये जो गाजा वाला हिस्सा आप देख रहे हैं,
इस पर यदि इजराइल से किसी भी प्रकार की ऐड पहुंचना बंद हो जाए, इजिप्ट से ऐड पहुंचना बंद हो जाए, तो जिस गाजा पट्टी से हमला हुआ है, संभव है कि इजराइल इस पूरे हिस्से पर कब्जा कर ले। और यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। इजराइल ने पहले इस पूरे इलाके पर कब्जा किया हुआ था। ये जो पूरा पूरा एरिया है, ये इधर की तरफ जॉर्डन वाला एरिया, इधर की तरफ सीरिया वाला एरिया, बहुत बड़े एरिया पर इजराइल ने कब्जा किया था। तब जाकर के अरब देश माने थे और कहे थे कि भैया हम तुम्हें देश के रूप में स्वीकार करते हैं, तुम अपने जिस हिस्से में सिमट सकते हो सिमट जाओ, इजराइल बनकर रह जाओ। फिलिस्तीन का साथ ऐसे ही देने नहीं आए थे ये लोग, बढ़िया तरीके से साथ देने आए थे, लेकिन इजराइल इन सबका हिस्सा कब्जा करके बैठ गया था। बाद में जब उसके मैप को इन्होंने स्वीकार किया, इन पड़ोसी मुल्कों ने कहा हम तुम्हें स्वीकार करते हैं एज ए कंट्री, तब जाकर के ही इजराइल ने इनकी जमीनों को वापस दिया था। ठीक है ना, ये लोग पुरानी चीजें भूले नहीं अभी तक। ठीक है, ऐसी स्थिति में इजराइल इन दोनों को भी धमका करके बहुत तरीके से साथ लेकर चल रहा है। ठीक है साहब, तो वी विल फिनिश इट, ये कह चुके हैं। और मुझे जो लग रहा है आने वाले समय में संभवतया इस गाजा वाले इलाके पर पूरी तरह इजराइल के द्वारा कब्जा स्थापित किया जाएगा, ये मुझे लगता है, क्योंकि जिस इंटेंसिटी के साथ ये चल रहे हैं। इनका सीधा सा कहना है कि 1973 में जो हमारा युद्ध हुआ था ना, उस समय हमने अपने रिजर्व फोर्सेस को यूज किया था। आज जाकर हम वापस से अपनी रिजर्व फोर्सेस को यूज कर रहे हैं। रिजर्व फोर्सेस का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि इजराइल का हर नागरिक सेना में होता है, लेकिन हर समय सेना के काम की आवश्यकता नहीं होती है। युद्ध के समय वो लोग युद्ध में आते हैं, बाकी जाके कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है। इस तरह से इजराइल का काम चलता है। जिस प्रकार से भारत के अंदर भी बहुत सारे लोग आज सेना में हैं और सेना से जब रिटायरमेंट लेकर आते हैं तो कई प्रशासकीय सेवा में चले जाते हैं, कहीं कोई टीचर बन जाता है, कहीं कोई एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है, इस प्रकार से चलते हैं। ऐसे इजराइल में भी है। इजराइल में लेकिन ये पूरी तरह से ऐसे कि युद्ध के काल में सब लोग छोड़ छाड़ कर वापस युद्ध में हो लेते हैं। अपने देश में अभी चूंकि बहुत अच्छी सेना है तो हम लोग इस तरह की अभी रिवर्स गतिविधियां नहीं रखते, लेकिन फिर भी पूरी तरह से तैयारी रखते हैं अपन लोग। ऐसे यहां पर तो पूरा सीन ये रहता है कि तुरंत छोड़ो, चलो भाई वापस से युद्ध में चलना है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने ट्रेंड तरीके से 4 लाख अपने सैनिक रखे हुए हैं, उन्हें वापस बुला लिया कि तुम आ जाओ, बॉर्डर पर पहुंच जाओ। अब ऐसी स्थिति में इजराइल के अगर 4 लाख सैनिक गाजा पट्टी के इतने से बॉर्डर पर अगर पहुंच रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आगे कुछ भयानक इजराइल करने की प्लानिंग कर रहा है। लोग बकायदा यूक्रेन से कंपैरिजन करने लगे हैं गाजा पट्टी का, कि जिस प्रकार से रशिया ने यूक्रेन को तबाह किया, ऐसे ही इजराइल ने अब गाजा पट्टी को पूरी तरह तबाह कर दिया है। विशेष रूप से होता क्या है ना, जब आतंकी हमले होते हैं तो रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं किया जाता है। अब मुसीबत ये हो रही है कि गाजा पट्टी के जो रिहायशी इलाके हैं, इन्हें भी अब सिंपैथी नहीं मिल रही है। पहले ये होता था कि गाजा पट्टी के किसी भी रिहायशी इलाके में जहां लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, मासूम रहते हैं, ऐसी महिलाएं रहती हैं, उन स्थितियों को कोई भी दुनिया का देश एंडोर्स नहीं करता, बोले नहीं यार इनको टारगेट मत बनाओ। लेकिन इन लोगों ने मानव ढाल बना लिया इस चीज को, इजराइल की कमजोरी बना लिया कि ये लोग इन क्षेत्रों पर हमला नहीं करेंगे और हम लोग इनके देश में घुसकर हमला करके खुद के गाजा वाले हिस्से के अंदर बनाई हुई टनल में जाकर छुप जाएंगे। तो ये लोग तो जैसे होता है ना, टिड्डों का अटैक हुआ, अटैक होकर के जब उनको मारने की बारी आई तो चूहों की तरह जाके वापस बिल में छुप गए। तो ऐसी स्थिति में अटैक का होना और बिल में छुपना, इस स्थिति में कीमत किसने चुकाई? कीमत चुकाई एक तरफ इजराइल के अंदर उन छोटे बच्चे और महिलाओं ने, और दूसरी तरफ गाजा के अंदर प्रतिक्रिया स्वरूप हुए इन दोनों ही हमलों में। यहां पर भी बहुत सारे बेकसूर बच्चे, महिलाएं, वृद्ध सब मारे गए हैं। अल्टीमेटली दोनों देशों ने अपने लोगों को खोया है। और विशेष रूप से एक बहुत अच्छी पंक्ति है कि असली कीमत कौन चुकाता है युद्ध की? महिलाएं चुकाती हैं। क्यों? या तो उनके पति मरते हैं, या उनके बच्चे मरते हैं, या फिर उनके मतलब फादर मरते हैं, है ना। तो अब आप कहेंगे सर बच्चों के भी तो फादर होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सेना में अक्सर दुनिया के देशों ने पुरुषों को जाते हुए देखा है। और ऐसी स्थिति में जो जीवन पर्यंत जिन्हें कीमत चुकानी पड़ती है, उनमें महिलाओं का बहुत बड़ा मतलब दुखद एपिसोड होता है। अब यहां पर ये जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं, ये हो सकता है आपके मन में एक दारुण दुख पैदा करें कि यार ये कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा। लेकिन है जो भी है, आज ये जो आप घर इजराइल में आग लगती हुई देख रहे हैं, जिस प्रकार से इजराइल के अंदर आकर के आतंकियों के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, उसके कंपैरिजन में इजराइल द्वारा जो गोले गिराए जा रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के, वो कहते हैं ना कि दोनों तरफ से अगर हमले हो रहे हैं तो फिर ठीक है, एक दूसरे से जस्टिफाई किया जा रहा है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो अब तो वर्ल्ड वॉर का सा सीन है। तो ऐसी
ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर तो पूरा दुनिया बटा हुआ है तो नेतन्याहू की भी सारी बातें सब जगह सही हो रही हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं। असल में अब इजराइल ने भी एक तगड़ा काम किया है। पहले क्या करते थे ये लोग, गाजा पट्टी पर जब हमला होता था तो ये लोग दुनिया भर से समर्थन जुटाने के लिए बहुत सारे देश आकर खड़े हो जाते थे कि देखो वहां पर ऐसा हो रहा है, वहां पर बच्चों को, महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, इतने लोग मारे जा रहे हैं। इजराइल ने इस बार अपने लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया कि देखिए, चश्मदीद दिखाते हैं आपको, जिन्होंने उस हमले को देखा है, हमास के आक्रमण को देखा है, अपने होते हुए अटैक को देखा है, उनसे मिलो। इजराइल के जो लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके दुख दर्द को देखो। और ऐसी स्थिति में जब ये अपनी द्वारा इस तरह की पीड़ा बोल रहे हैं तो निश्चित ही लोगों में भी अब इजरायली लोगों के प्रति सिंपैथी जाग रही है कि यहां पर बहुत, आज आप मीडिया नोटिस करिएगा, अपना लोकल इंडियन मीडिया नोटिस कीजिएगा, आपको क्या लगेगा, जैसे हमारे राजस्थान में एक पुष्कर करके स्थान है जहां पर बड़ी मात्रा के अंदर इजरायली आते हैं, ऐसे ही हिमाचल के अंदर, कसौल के अंदर काफी बड़ी मात्रा में इजरायली आते हैं। अब उन्हें जब पता चल रहा है कि उनके परिवारजनों के साथ कुछ हो गया है, उनकी खबरें मीडिया में छप रही हैं, इससे क्या हो रहा है ना, पब्लिक सेंटीमेंट उनके साथ क्रिएट हो रहा है कि उन पर आतंकी हमला हुआ। और हम लोग ना इस चीज को बहुत अच्छे से रिलेट करते हैं क्योंकि इंडिया की तो संसद तक पर आतंकी हमला हो रखा है। इंडिया की तो कई फिल्में जो कि रियल घटनाओं को दर्शाती हुई बनी है, जैसे हमारी मुंबई में ताज होटल पर हमला हुआ, मुंबई में जब आतंकी हमला हुआ, हमारे यहां पर हमले बड़े ही कॉमन तरीके से ऐसे हुआ करते थे कि आतंकियों ने कभी टिफिन में बम फोड़ दिया, कभी कहां बम फोड़ दिया। इंडिया पीड़ित है तो ऐसे दर्द को समझ पा रहा है, और समझ पा रहा है तो मीडिया उस जगह को कवर कर रही है, दिखा रही है कि देखिए ये इजरायली, एक तो आज खबर थी कि इजरायली परिवार था जिसको पता चला कि उसके बच्चों के साथ में वहां दुखद घटना हुई है, वो शॉक में ही मर गया, है ना। तो ऐसी स्थितियां अब जब पब्लिक में आ रही हैं तो सिंपैथी का जो कार्ड था, पहले जो गाजा पत्ती खेला करता था, अब वो इजरायलियों के साथ जुड़ता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में वेस्टर्न वर्ल्ड एकदम क्लियर कट होकर सामने आ गया है। ऋषि भैया प्रॉपर तरीके से सामने आकर कह दिए हैं कि देखिए, कोई हमको पूछताछ नहीं करनी, पूरी तरह से यूके साथ है इजराइल के, और वो हर स्थिति में उनके साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने बकायदा भाषण देकर के अपनी तरफ से बात कह दी, यानी कि अमेरिका के नाटो सहयोगी, और वो साथ में आकर के बोल दिए हैं कि भैया इजराइल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अमेरिका साफ साफ कह दिया है स्टैंड विद इजराइल। आप यहां पर देख सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो घर है, व्हाइट हाउस जो है, उसको इजराइल के झंडे के रंग में रोशन कर दिया गया है, यह दिखाने के लिए कि हम इजराइल के साथ हैं, यानी अमेरिका इजराइल के साथ है। और यदि किसी को यह पता है कि अमेरिका इजराइल के साथ है तो कोई आगे बढ़ने की हिमाकत मत करना। यह दर्शाने के लिए बहुत बड़ा एक स्टैंड है, स्टेटमेंट है कि इजराइल के समर्थन में किस तरह अमेरिका आया। आप यहां पर प्रेसिडेंट बाइडेन का खुद का ट्वीट है कि टुडे अमेरिका सेज क्लियरली टू द इजराइली पीपल, टू द वर्ल्ड एंड टू द टेररिस्ट एवरीवेयर दैट वी स्टैंड विद इजराइल, that will never change। हम कभी भी इस चीज में नहीं पलटेंगे और हम इजराइल के साथ खड़े हैं। यह बहुत स्पष्ट और लाउड स्टेटमेंट है। इसी प्रकार से आप जो पेरिस के अंदर जो एफिल टावर है, वहां पर खड़ी हुई इस हजारों की संख्या में जो भीड़ है, इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आप देखिए जरा, इस भीड़ को, एफिल टावर को भी इसी प्रकार से यूनिटी दर्शाने के लिए लाइट से रोशन किया गया। आपको यह चीज, आपको लगेगा ये सब लोग यूनाइटेड होकर के क्यों साथ दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि लोग बट रहे हैं, इस चीज को लेकर के मोबिलाइज हो रहे हैं। आप देखिए, दुनिया भर में लोग बटे हुए हैं। टर्की के लोग खड़े होकर के हमास के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो फिलिस्तीनी रह रहे हैं वो समर्थन दे रहे हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जूस को मारा जाए। देखिए, सबके पीछे की अपनी अपनी कहानियां हैं। कुछ लोग कहेंगे कि इजरायलियों ने फिलिस्तीनियों की जगह पर कब्जा किया था, इस कारण से इजरायलियों को अगर हटाया जाए तो बहुत अच्छा है, मारा जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं इजरायलियों का कहना है कि हम फिलिस्तीन के होने से पहले भी, जब यरूशलेम था, जब क्रूसेड्स हुआ करते थे, तो ये पूरा एरिया हमारा हुआ करता था। देखिए, ये धार्मिक युद्ध रहे हैं हमेशा से। आज भी जो लड़ाई चल रही है, ये धार्मिक कट्टरता की ही लड़ाई है, क्योंकि यरूशलेम को लेकर के पहले बहुत सारे क्रिश्चियंस ने लड़ाइयां लड़ी हैं। क्रूसेड्स के नाम से बड़ी मात्रा में अंदर 13वीं 14वीं शताब्दी के अंदर बड़ी मात्रा में यूरोपियंस जहाज में भर भर के यहां आते थे, जिन्हें यहां पर ऑटोमन एम्पायर से संघर्ष करना पड़ता था, मुस्लिम आक्रांताओं से संघर्ष करना पड़ता था। बड़ी संख्या में संघर्ष होकर के बड़ी संख्या में लोग मारे
मारे जाते थे। ये संघर्ष आज का नहीं है। आज आपको जो दिख रहा है ये तो अपन को पैदा हुए थोड़े दिन बाद सोशल मीडिया के कारण पता चल गया है। इसका इतिहास 700-800 साल पुराना है। ये लोग लड़ रहे हैं इस जगह के लिए, यरूशलेम के लिए। और अब ना वेस्ट, किसी दिन अगर आप चाहेंगे तो मैं इस यरूशलेम की कहानी को आपको सुनाऊंगा कि अल्टीमेटली क्या कारण है जिसके चलते वेस्टर्न वर्ल्ड हमेशा से इजराइल के साथ खड़ा होता है। कोशिश करेंगे कि हम कल ही इस सेशन को लेकर आए, आपके लिए डिटेल सेशन लेकर आते हैं कि क्यों पश्चिमी देश खड़े होते हैं इजराइल के साथ, कारण क्या है, और क्यों फिलिस्तीन के साथ। और इसमें हम वो आधार निकाल के लाएंगे आपको बताने के लिए कि इसका जो ऐतिहासिक आधार है वो कहां से है। क्रूसेड्स क्या होते थे, यरूशलेम को लेकर के क्या होता था, मुस्लिमों में और ईसाइयों में लड़ाई क्यों होती थी, क्यों क्रिश्चियन और यहूदी भी एक दूसरे के दुश्मन हो जाते थे, यरूशलेम सबके लिए इतना पवित्र क्यों है। सारी बातों को कल के सेशन में हम आपको दिन में लाने की कोशिश करते हैं। टीम को बोलूंगा, एक्टिवेट करूंगा, चार्ज हो जाएंगे वो लोग, ठीक है। चलिए, इस तरह से तो यूएस ने अपनी तरफ से सेना भेज दी है, साफ साफ कह दिया है कि भैया हम अपनी तरफ से इनको प्रॉपर तरीके से सेना भेज रहे हैं। इन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि हमारी सेना इजराइल जाएगी और उनकी यथासंभव मदद करेगी। टू द क्लियर पॉइंट, एकदम क्लियर। इसी प्रकार से प्रेस रिलीज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने कही है कि यूएन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन है जो कह रहा है देयर इज ऑलरेडी क्लियर एविडेंस दैट वॉर क्राइम्स मे हैव बीन कमिटेड इन इजराइल एंड गाजा एंड दोज टारगेटिंग सिविलियंस मस्ट बी हेल्ड टू अकाउंट, से द यूएन कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग ईस्ट यरूशलेम। अब देखिए इसमें क्या है। ह्यूमन राइट काउंसिल, ऑब्वियस सी बात है कि ये ह्यूमन राइट्स की बात करेगा। और आप और हम जिस चीज से सबसे ज्यादा दुखी हैं वो क्या है कि बच्चों और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। कुल मिलाकर के हमारा जो सबसे बड़ा दर्द है, चाहे फिर वो गाजा पट्टी वाली साइड में खड़े हो, चाहे उस साइड में खड़े हो, इवन हमारे दुश्मन पाकिस्तान मुल्क भी जब कटोरा लेके खड़ा होता है, बच्चे भूख से त्रस्त होते हैं, हमारा उनके प्रति भी दया होती है। तालिबान के भी शासन वाले अफगानिस्तान में हम अपनी तरफ से गेहूं भेजते हैं कि यार इनको भूखा मत मारो। तो यूएनएचआरसी तो ये करेगी ही। वो अपने लेवल पर जहां जहां पर भी लोग उसको लगता है कि भाई ये भूख से पीड़ित हैं, तो वो उनके समर्थन में आगे आएगी ही, और वो बिल्कुल आना भी चाहिए, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में फिलहाल इंडिया में भी, क्योंकि देश में भी कई जगह इस तरह के लोग बटे हुए देखे गए हैं, कुछ लोग फिलिस्तीन के समर्थन में आ रहे हैं, कुछ लोग इजराइल के समर्थन में आ रहे हैं, और ऐसी चीजों को लेकर राजनीति भी होना लाजमी है। ऐसी स्थिति में दिल्ली में जो इजरायली एम्बेसी है उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि संभव है कि कुछ इस प्रकार से, क्योंकि पहले जब खिलाफत मूवमेंट टर्की में चला था, तो मतलब टर्की के अंदर कमाल पाशा के टाइम पर, तो ऐसी स्थिति में इंडिया में भी बहुत बड़ा मूवमेंट गांधी जी के टाइम पर प्रभावित हुआ था। ऐसी स्थिति में वेस्ट का प्रभाव भारत पर लंबा पड़ता है, इसलिए भारत भी चाक चौबंद तरीके से अपनी सिक्योरिटी टाइट कर रहा है। बहुत सारे लोग इंडिया में भी इस समय फिलिस्तीन की कार्रवाई मान रहे हैं बजाय हमास की कार्रवाई। वो ये मान रहे हैं कि फिलिस्तीन के लड़ाकों ने ऐसा किया है, आतंक नहीं मान रहे हैं लोग। आतंक बोलने से डर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं। और ऋषि सुनक यही बात बोले हैं कि दे आर नॉट फ्रीडम फाइटर्स, दे आर टेररिस्ट, ठीक है ना। अब यहां से दोनों, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, सबके अपने अपने हित हैं। अपन ने साफ साफ कह रखा है कि इंडिया स्टैंड विद इजराइल। और मैंने पहले भी कहा था कि अपने जो ट्वीट्स अपन ने किए हैं, अपने अंकित कुमार अवस्थी के नाम से जो अपना ट्विटर हैंडल है, के अंकित, असल में के अंकित के नाम से मेरा ट्विटर हैंडल है, आप वहां जाकर के हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं हमें, क्योंकि हमारे ट्वीट्स को जो आपने किए हैं, आपके समर्थन को इजराइल की एम्बेसी ने और इजराइल के जो एम्बेसडर हैं देश में, उन दोनों के द्वारा लाइक किया गया, क्योंकि हमने आपके सूचना संदेश उन तक पहुंचाए थे। हमने स्क्रीनशॉट भी कल आपको साझा भी किए थे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अपना समर्थन हमें सब तरफ से देते रहें, और आपकी बातों को, इंडिया की बात को, क्योंकि अंकित इंस्पायर इंडिया अल्टीमेटली इंस्पायर्ड इंडियंस का मंच है, और वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी बातें रखता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। और जब मैं इस बात को बोल रहा हूं तो दुनिया भर का जो यह मसला चल रहा है उससे आप भी उद्विग्न हो, तो अपने मन में विचार करें कि कैसा दुनिया हम देखना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, और इस नवरात्रि इंतजार आपकी घड़ियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हम आरएएस फाउंडेशन और यूपीपीसीएस फाउंडेशन के नए बैचेस लेकर आ रहे हैं। तब तक अपनी तैयारी को एकदम गजब तरीके से तैयार कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। और हाँ, आप इतनी अच्छी संख्या में, लगभग 55,000 लोग इस समय लाइव हैं, आपसे गुजारिश है कि अगर थोड़ा सा समय निकालकर राइट हैंड कॉर्नर पर एक सब्सक्राइब का बटन दिया गया, अगर आप उसे क्लिक कर दें तो उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है, आप उसे क्लिक कर सकते हैं। आपको सब्सक्राइब करने का फायदा यह होता है कि आने वाले समय में हमारे सेशंस आपके पास तुरंत पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने के साथ लाइक भी कर दें, और आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर लें। थैंक यू।